तो यार ये क्लिप है मेरे घर के पास की, जहाँ पे होमलेस लोगों ने पूरे के पूरे एक ब्रिज में आग लगा दी। और ये ब्रिज कम से कम 80 साल पुराना ब्रिज था जो दो जगहों को कनेक्ट करता था, एंड जहाँ जाने में 2 मिनट लगते थे वहाँ 30 मिनट लगते हैं। आए दिन ये होमलेस लोग कुछ ना कुछ क्राइम करते रहते हैं। कभी किसी के गाड़ी के अंदर चोरी कर ली, शीशा तोड़ दिया, कभी ड्रग्स करके किसी को मार पिटाई कर दी, कभी सड़क पे ड्रग्स करके खुद ही गिर गए। एक बार तो एक होमलेस बंदा चाकू लेके मेरे पीछे ही भाग रहा था, पर वो बेचारा इतने नशे में था कि वो 2-4 स्टेप के बाद खुद ही गिर गया, मुझे चेज भी नहीं कर पाया। अब ये दूसरी क्लिप देखो। ये है मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन जो हर फ्राइडे सैटरडे संडे सड़क पे नाच गाना करते हैं और नाच नाच के अपना और कैनेडियंस का सबका एंटरटेनमेंट वगैरह करते हैं, खुद भी एंजॉय करते हैं। ठीक है, हर वीकेंड पे जाते हैं टोरंटो के डाउनटाउन में, ये ऐसे सड़कों पे नाचते हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि कैनेडियन सिटीजन्स को ज्यादा प्रॉब्लम किससे होनी चाहिए? आइडियली ज्यादा प्रॉब्लम उनको होनी चाहिए उन लोगों से जो उनके घर में चोरियां कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, उनके छोटे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं उसके ग्राउंड में जाके नशे कर रहे हैं, या फिर उनको ज्यादा प्रॉब्लम इससे होनी चाहिए कि जो लोग स्ट्रीट ब्लॉक करके सड़क पे नाच गाने का परफॉर्मेंस करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कैनेडियंस को इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इनके घर में चोरी वगैरह कर रहे हैं, बट इनको ये सड़क पे नाचने वालों से ज्यादा प्रॉब्लम है। Somebody needs to explain why. Why are there so many Indians in Canada? What am I missing here? Can somebody please explain why the fuck there's so many Indians here? यही डर बहुत सारे कैनेडियंस को बेचा जा रहा है कि विल इंडियंस टेक ओवर कनाडा, क्या कनाडा इंडिया बन जाएगा? कुछ इमिग्रेंट्स भी हैं जो पुराने इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी अब नए इमिग्रेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, स्पेशली इंडियंस से जो नई जनरेशन आ रही है। ये जो कनाडा हम आए थे इंडिया छोड़ के, ये उसको भी इंडिया ही बना देंगे। तो इस पे छोटी सी एक डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैंने एआई से पूछा कि भाई अगर इसी रेट पे इंडियंस कनाडा आते रहे तो क्या कनाडा इंडिया बन जाएगा? तो एआई ने बोला कि अगर पॉपुलेशन 40 की 40 मिलियन पे रुक जाए तो भी 150 से 200 साल लगेंगे इंडियंस को मेजोरिटी बनने में, जो कि कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन, क्योंकि अदर रेसेस की पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी। इंडियंस की ऑब्वियसली इमिग्रेशन से ग्रो कर रही है, क्योंकि इंडियंस नंबर 1 है जो कनाडा इमिग्रेट होते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इट विल नेवर हैपन कि मेजोरिटी कभी भी इंडियंस नहीं बनेंगे कनाडा में। ठीक है, नाउ एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं आज आंसर कर देता हूँ कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियंस की तरफ बायस्ड है? क्या इंडियंस को फेवर करने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज क्या कैनेडियन गवर्नमेंट ने बना रखी हैं? मैं आपको ये 3 सिंपल पॉइंट में क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। देखो, अगर आपको पता हो 2015 में कनाडा की सरकार ने एक एक्सप्रेस एंट्री नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम के अंदर पॉइंट्स मिलते थे जैसे कि एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे। उससे स्कोर बनता था, जिसका स्कोर हायर होता था कट ऑफ आती है एंड उससे पीआर मिलती है कनाडा की। अब देखो, अननोइंगली कनाडा की सरकार ने इंडियंस को इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बना दिया। क्यों? एक तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है, वो भी स्पेशली अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में ऐसा माना जाता है कि भाई एक इंडियन के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया छोड़ना, है ना। अनफॉर्चुनेटली क्राइसिल ने एक रिपोर्ट निकाली, इंडिया में जितने लोग एजुकेशन लोन ले रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। 2019 में देखो 888 बिलियन रुपीस थे, करते 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 ऑलमोस्ट 1655 बिलियन रुपीस हो चुके हैं 2023 में। ये जो आप रेड और येलो पार्ट देख रहे हो ना इस ग्राफ का, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग जो लोन ले रहे हैं वो डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए लोन लेना आप कम कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि अगर 30 लाख का लोन ही लेना है तो फिर मैं बाहर जाके क्यों ना पढूं, मैं इंडिया में क्यों पढूं। तो आप देखो, फॉरेन ओवरसीज एजुकेशन पढ़ने के लिए लोन लोग ज्यादा लेते जा रहे हैं। 2019 से 2023 में डबल हो गया वो नंबर, 29% से 57 पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। एंड अगर आप कनाडा का डेटा देखो कि जो एक्सप्रेस एंट्री में इन्विटेशन आते हैं उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज द नंबर 1 सोर्स कंट्री। अब पहली वाली पॉलिसी में तो कनाडा की सरकार ने गलती से इंडियंस को बेनिफिशियरी बना दिया, बट दूसरी जो पॉलिसी है इसमें तो इन्होंने प्रॉपर्ली इंडिया को प्रायोरिटी दी थी, थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज दिया था कि एसडीएस कैटेगरी आपको पता है जिसमें मैंने सबने कनाडा का वीजा लगाया था, स्टडी वीजा 2018 में ये लॉन्च हुई थी कि भाई ये कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज हैं, अगर ये स्टडी परमिट की फाइल लगाती हैं और ये कंडीशन पूरी करती हैं तो इनको हम स्टडी परमिट जल्दी से ग्रांट करेंगे, एकदम अर्जेंट में देंगे। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी थी that was biased towards Indians and other countries as well, और भी countries थी इसमें। Many Indian families want to send their children to foreign colleges and for this they make huge sacrifices sometimes. Many take big loans. Some even mortgage their homes or take loans against family jewelry because they see foreign education as a worthwhile investment. Indians ने इसका पूरा एडवांटेज उठाया। भाई इंडिया में फिनटेक का रेवोल्यूशन आ ही रहा था, लोन्स मिलना धीरे धीरे इजी हो रहा है, ओवरसीज जाने की चाह लोगों में बढ़ रही थी, तो
उसकी वजह से भी नंबर ऑफ इंडियंस इन कनाडा बढ़ता गया। अच्छा, बाय द वे, ये 6 साल में ही ये स्ट्रीम बंद हो चुकी है। उन्होंने बोला भैया ज़्यादा लोग आ गए, अभी ये स्ट्रीम हम बंद कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने 2024 में ये स्ट्रीम बंद कर दी है, ठीक है, बाय द वे। एंड इसी में एक पॉइंट ऐड करूंगा कि कनाडा में कंट्री वाइज कोई कोटा नहीं है। तो अगर स्टडी परमिट के लिए लेट्स से 1 मिलियन स्पॉट्स खाली हैं, हो सकता है पूरे 1 मिलियन एक ही कंट्री से लोग आ जाएं। कोई ऐसा नहीं है कि इस कंट्री से 20, 30, 40% से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। कनाडा में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, मेरिट बेस्ड है। अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, आप लाइन में आगे हो, आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, तो कनाडा डजंट केयर आप किस कंट्री से हो, आपका प्रोसेस हो जाता है। एक इनडायरेक्टली और इंडियंस कनाडा में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो H1B वाले होते हैं, जब वहां पे थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, किसी की जॉब चली जाती है, कुछ भी, कोई ऑप्शन, सारे ऑप्शन यूएस में H1B वाले बंदे के लिए क्लोज हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो कनाडा को सीरियसली कंसिडर करते हैं कि ठीक है, विल मूव टू कनाडा फॉर द मीनवाइल, तब जब तक हम यूएस का प्रोसेस फिगर आउट कर रहे हैं। देखो, बात इतनी सीधी भी नहीं है, ठीक है। कुछ सिटीज तो हैं कनाडा में जिनको आपको भी पता है मिनी इंडिया बोला जाता है। तो वो कौन सी सिटीज हैं एंड क्यों उनको मिनी इंडिया बोला जा रहा है, एंड क्या ये सच भी है या बस ऐसे ही बना दी भाई, बात उड़ा दी हवा में। आपको पता है मैं डेटा में यकीन रखता हूँ। चलो आओ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डेटा देख लेते हैं। कनाडा सरकार की वेबसाइट है जिसपे आप किसी भी सिटी का नाम डालो, बहुत बढ़िया लगती है मुझे किस टाइप के इमिग्रेंट्स वहां ज्यादा रहते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले मैंने पूरे कनाडा की फेवरेट सिटी ब्रैम्पटन का मैंने नाम डाला। तो वहां पे ब्रैम्पटन में 2021 में सबसे नंबर 1 रिलीजियस ग्रुप वाज सिखिज्म, और नंबर 2 जो टॉप रिलीजियस ग्रुप था वो था हिंदू। तो अगर किसी सिटी के टॉप 2 रिलीजियस ग्रुप सिख और हिंदू हैं, तो क्या आपको लगता है वहां पे मेजॉरिटी इंडियंस होंगे? ऑब्वियसली इंडियन डिसेंट के लोग वहां पे ऑब्वियसली मेजॉरिटी में है, इसीलिए उस सिटी को मिनी इंडिया कहा जाता है। ब्रैम्पटन इसीलिए फेमस भी है। दूसरी फेमस सिटी बताओ कौन सी है? सरी, जिसको मिनी इंडिया बोला जाता है। तो चलो वहां भी देख लेते हैं। तो यार, सरी में जो टॉप रिलीजन है, सबसे ज्यादा लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो है सिखिज्म, ऑब्वियसली। सेकंड नंबर पे आता है कैथोलिक्स। तो यहाँ पे भी आप फेयर कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि जो इंडियन डिसेंट वाली कम्युनिटी है वो वहां पे मेजॉरिटी है। अब एक और पॉपुलर सिटी जस्ट नाम के लिए देख लेते हैं कि कैलगरी। तो अपेरेंटली 2021 में कैलगरी में मेजॉरिटी जो रिलीजन था वो कैथोलिक था। इंडियन डिसेंट कैलगरी में मेजॉरिटी नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं रिलीजन ही क्यों देख रहा हूँ, मैं लैंग्वेज स्पोकन क्यों नहीं देख रहा, या फिर उनका डिसेंट जो उन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया वो क्यों नहीं देख रहा। तो मेरे हिसाब से इन माई आइज कि भाई रिलीजन अगर बंदा सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है, दैट मीन्स उनकी रूट्स आप किसी और मेट्रिक से मेजर कर सकते हो, लेकिन मेरी नजर में दिस इज अ वेरी एक्यूरेट मेट्रिक टू मेजर किस डिसेंट का इंसान है, ठीक है। दूसरा देखो, कनाडा के जो नए अभी जो करंट प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, इनकी टीम में एक बंदा है मार्क वाइजमैन करके। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड द सेंचुरी इनिशिएटिव, ठीक है। तो अगर ये पावर में आते हैं, दोबारा जीतते हैं लिबरल्स, तो इनका ये जो बंदा है मार्क वाइजमैन, इसकी एक थ्योरी है। ये बोलता है कि मुझे सन 2100 तक, साल 2100 तक मुझे कनाडा की पॉपुलेशन 100 मिलियन करनी है, ठीक है। इसका एक पर्सनल गोल है कि अगले 75 साल में कनाडा की पॉपुलेशन ये 100 मिलियन कर देगा। अभी कनाडा की पॉपुलेशन 40 मिलियन है, मतलब डबल से भी ऊपर कर देगा। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कनाडा में बहुत सारे इंडियंस हैं, अदर एथनिसिटीज दिखने ही वाले हैं। अब यार मुझे ऐसा लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों साइड में एक्यूरेटली दिखाऊं, कि जो गुड एंड बैड दोनों दिखाऊं। तो यार कुछ बैड्स भी है, हमारे लोगों ने यहाँ पे कनाडा को इंडिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। पूरी जो इंडिया की सारी जो वर्स्ट थिंग्स होती थी ना, वो यहाँ पे ले आए हैं, इंपोर्ट यहाँ पे कर लिए इन लोगों ने। तो मैं कुछ आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल दे देता हूँ। तो यार सिंस मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ, मैं आपको बीसी का ये केस बताता हूँ। 3 लोग थे, इनमें से 2 लोग मिलके एक बंदे को कास्ट के बेसिस पे उसको स्लर्स बोलते थे, उसको मारते पीटते थे। ये सब ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा में हो रहा है कि तू नीची जाति का है, हम ऊंची जाति के हैं, हम हमारी कास्ट हाई है, तेरी कास्ट लो है, तो उसको मारते थे, उसको गालियां देते थे। एंड ये सब ऑडियो रिकॉर्डिंग में कोर्ट में प्रॉपर प्रूव हुआ है। तब जाके बीसी की ह्यूमन राइट्स ट्रिब्यूनल ने उस बंदे को $9,000 का रिवॉर्ड दिया, प्लस जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया होगा। एंड ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, ये तो रिसेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि कनाडा में बहुत सारे इंडियन लोग एम्प्लॉयड है। अब भाई जहाँ इंडियन एम्प्लॉयड है, वहां वो अपनी जो इंडिया वाली घटिया सोच है उसको यहाँ भी ले आए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली। इतनी ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया, जाति के आधार पे भेदभाव इतना ज्यादा कर दिया कनाडा में इंडियंस ने आपस में। एंड कनाडा की प्रोविंसेस के, जैसे कि ओंटारियो की ह्यूमन राइट्स कमीशन ने प्रॉपर बैठ के पॉलिसी में मॉडिफिकेशन किया कि भाई कास्ट, उन्होंने वर्ड ऐड किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी इलीगल है। अब आप समझो कि किसी विक्टिम ने
केस बनाया होगा, बताया होगा, पहले तो बिठा के उस कनेडियन को समझाया होगा कि भाई मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा जो लास्ट नेम है वो किसी अलग अल्फाबेट से मिलके बना है और इस बंदे का जो लास्ट नेम है वो किसी अलग अल्फाबेट से मिलके बना है, इसलिए मुझे गाली देते हैं, मारते हैं, तो इसके खिलाफ लॉ बनाओ। मतलब आप सोच सकते हो ये गंदगी लोगों के दिमाग में भरी हुई है जो इंडिया से कनाडा आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने ये रखा था कि क्या कनाडा भी इंडिया बन जाएगा। मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ इन घटिया इनकी इन हरकतों की वजह से, ठीक है। ये तो चलो एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो भाई 27 साल का रोहन नाम का बंदा मॉन्कटन में न्यू ब्रंसविक में रह रहा था एंड वही क्लासिक ऊबर में लड़कियों को बिठा के इंट्रैप करके चाइल्ड लॉक लगा के उनके साथ इनडिसेंट बिहेवियर, असॉल्ट करना एंड ये सब। लेकिन ये अपने ही लोग हैं जो इंडिया से आते हैं। ये बंदा वीजा पे था, इंडिया का बंदा, अब ये डिपोर्ट होने का इसका वो चल रहा है प्रोसीजर, ठीक है। अब ये देखो जो विक्टिम है, विक्टिम बोल रही है कि मुझे टैक्सी में बैठने से डर लग रहा है। गुरप्रीत नाम के बंदे ने अपनी जो मैरिड है उसके 2 बच्चे हैं वो ऊबर में मतलब टैक्सी में लड़कियों को बिठा के लॉक करके सेम उनसे इनडिसेंट बिहेवियर करता था। तो भाई अगर तुम कनाडा को भी इंडिया बना दोगे, अगर तुम ये सब हरकतें करोगे तो या कनाडा विल बिकम इंडिया इन सब हरकतों की वजह से। भाई मुझे ऐसा लगता है हमारी जो ये इंडियन कम्युनिटी है कनाडा में, अगर इसको वो रिस्पेक्ट के साथ रहना है तो हमें अपनी कम्युनिटी की सेल्फ पुलिसिंग करनी पड़ेगी। हमारी आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ये सब जो मैंने हरकतें दिखाई ये सब कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सोसाइटी बिल्कुल उनकी हेल्प ना करे। जो उनके आसपास लोग हैं जो कनाडा में उनके साथ हैं, प्लीज कॉल दिस आउट, कॉल दिस बिहेवियर आउट, डोंट मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। भाई हम इन इंडियंस के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है जो ये घटिया गंदी हरकतें करते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम ये वाले इंडियंस नहीं है, हम यहाँ मेहनत करके इस कम्युनिटी में इंटीग्रेट होने आए हैं। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਫੁੱਦੂ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਵੀ फुद्दू। मतलब कि किसी बंदे का नेचर या बिहेवियर उसके जियोग्राफिकल लोकेशन से मैटर नहीं करता। जो लूजर रहता है वो लूजर ही होता है, चाहे उसे कहीं भी छोड़ दो। जो एक चैंपियन माइंडसेट का बंदा होता है वो होता है। चलो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किसी को गुस्सा आया, बुरा लगा, प्लीज कमेंट्स में बताना। इस टाइप की वीडियो से लोगों के इमोशंस थोड़े से वो हो जाते हैं ऑल ओवर द प्लेस। कमेंट्स में जरूर बताना। अगर किसी को ये सीरियस टाइप का कंटेंट के साथ थोड़ा फन टाइप कंटेंट भी देखना है तो आप मेरा एक और चैनल है व्लॉगिंग चैनल जिसपे 24/7 सिर्फ मस्ती, लाफ्स एंड गिगल्स होती है, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। अभी मेरे बर्थडे सरप्राइज का व्लॉग मैंने वहां पे अपलोड किया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।